हेलो बच्चों, तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। कल हमने पढ़ा था रासायनिक समीकरण को लिखने का तरीका और कैसे बैलेंस करना है, ये देखे थे। आज हम लोग देखेंगे कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करें। रासायनिक समीकरण लिख के देगा, इसे लिख देगा रासायनिक समीकरण और कहेगा संतुलित कीजिए, बैलेंस कीजिए। कल इस प्रकार से देखे थे, यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या दिया है? पोटेशियम धातु जल से अभिक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस प्रदान करती है, ऐसे लिख दिया था। उसके बाद से हम समीकरण लिखे थे, इसके बाद बैलेंस किए थे। और आज जो है प्रश्न नंबर 6 है, उसमें यह पूछ रहा है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए, ऐसे लिख लिख के दिया हुआ है। तो प्रश्न नंबर 6 लिखते हैं और रासायनिक समीकरण को बैलेंस करते हैं। जो लोग रासायनिक समीकरण को संतुलित करना और लिखने का तरीका नहीं पढ़े हैं, पिछले वीडियो को जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। इसमें हम 2-3 क्लास पीछे पढ़ा चुके हैं, उसमें रासायनिक समीकरण को लिखने का तरीका बताए हैं, जा करके आसानी से पढ़ सकते हो। तो चलिए प्रश्न नंबर 6 लिख रहे हैं, इसको बैलेंस करके दिखाइए। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए, ऐसे दिया हुआ है। सबसे पहला नंबर है HNO3 CaOH ट्वाइस, इसको मिलाने से बना CaNO3 ट्वाइस प्लस H2O। इसके बाद से दूसरा नंबर दिया हुआ है NaOH प्लस H2SO4 और Na के साथ SO4 दिया है Na2SO4 सोडियम सल्फेट और H2O। तीसरा नंबर दिया है सोडियम क्लोराइड AgNO3 सोडियम क्लोराइड और दिया है सिल्वर नाइट्रेट। सोडियम के साथ NO3 लिखेंगे NaNO3 और Ag के साथ AgCl, ऐसे लिख के दिया हुआ है। और डी नंबर दिया है बेरियम क्लोराइड H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, इसके साथ लिखेंगे BaSO4, बेरियम के साथ सल्फेट लिख दिए और HCl, इस प्रकार से लिख के दे दिया है। अब इसे बैलेंस करना है। बैलेंस कैसे करें? प्रश्न नंबर 6 में दिया हुआ है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। संतुलित करने के लिए सबसे पहले देख लें, अगर मान लेते हैं यहाँ पे लिखा नहीं होता, यहाँ पे अभिकारक और उत्पाद दे दिया है, तो कैसे लिखते? आगे वाला प्लस होता है, पीछे वाला माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस। आगे वाला धनावेशित होगा, पीछे वाला ऋणावेशित, या बोल सकते हैं आगे वाला धनायन होगा, पीछे वाला ऋणायन होगा। तो धन वाला ऋण के साथ ही रहता है, जब भी लिखेंगे धन वाला आगे और ऋण वाला पीछे। मतलब कोई भी आयन लिखेंगे, कोई भी अगर लवर लिख देते हैं, जैसे NaCl लिख दिए, तो NaCl को जब तोड़ते हैं तो Na प्लस Cl माइनस में टूटता है, तो इसको कहते हैं धनायन और इसको कहते हैं ऋणायन। और जो धनायन होता है इसको कहते हैं धातु, धातुएं धनायन बनाती है और जो अधातुएं होती हैं ऋणायन बनाती हैं। तो हमें बस इतना समझना है कि प्लस और माइनस दोनों मिलके किसी लवण का निर्माण करेंगे, ठीक है। लवण मतलब साल्ट। तो जैसे यहाँ पे Na है, Cl के साथ जुड़ा है, Ag NO3 के साथ जुड़ा हुआ है। अगर इसको आयनों में तोड़ते हैं तो Na प्लस अलग होगा और Cl माइनस अलग होगा, यहाँ पे Ag प्लस अलग होगा, NO3 माइनस अलग होगा। तो जब एक्सचेंज करेंगे, जब बदलेंगे, तो Na के साथ इसके ऋण आयन को लिख देंगे, इस वाले धन के साथ इसके ऋण को लिख देंगे, प्लस वाला आगे रहेगा, ऋण वाला पीछे। तो NaNO3 लिख दिए, उसके बाद से Ag के साथ Cl लिख दिए, Ag इसमें प्लस है और Cl माइनस है, यहाँ भी लिखे हैं Na, ये प्लस है इसके माइनस के साथ जुड़ गया और ये वाला प्लस इसके माइनस के साथ जुड़ गया, ऐसे यहाँ भी लिखे हैं। ये वाला जो प्लस है H प्लस, ये जुड़ गया किसके साथ? OH माइनस के साथ, और Ch जुड़ गया किसके साथ? NO3 के साथ।
यानी CaNO3 के साथ जुड़ा है और HOH के साथ जुड़ा है यानी H2O बन गया। ऐसे यहाँ भी जुड़ा होगा BaSO4 के साथ, इसका प्लस इसके माइनस से जुड़ेगा और इसका प्लस इसके माइनस से जुड़ेगा। यहाँ BaSO4 हो गया और यहाँ पे HCl हो गया। अब कुछ लोग ऐसे समझेंगे कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है OH और यहाँ पे H दिखाई दे रहा है, यहाँ पे OH 2 बार दिखाई दे रहा है तो H2O को इससे बना दिए। तो जब भी हम किसी धनायन ऋणायन को लिखते हैं तो लिखने का तरीका जो है पीछे बताए कि एक धनायन और एक ऋणायन जब जोड़ा जाता है तो देखते हैं किसके पास कितना आयन है। जैसे Ag के पास एक धनायन होता है, Cl के पास एक ऋणायन, एक इसके नीचे एक इसके नीचे, बनेगा AgCl, AgCl ही बनेगा। तो और सूत्र जिसका है वही लिखेंगे, इसलिए यहाँ पे थोड़ा थोड़ा चेंज दिखाई देता होगा। जब भी किसी भी लवण का सूत्र लिखेंगे तो उसमें धनायन ऋणायन जिस हिसाब से संयोग करते हैं उसकी संयोजकता जितनी होती है उस संयोजकता के हिसाब से उस अणु का सूत्र लिखे हैं। यानी ये सब जो है अणु सूत्र लिखे हैं, जितना यहाँ पे लवण दिखाई दे रहा है इनका अणु सूत्र ही लिखा जाता है। तो संयोजकता के हिसाब से सब लिखा हुआ है, धीरे धीरे बातें समझ में आएंगी। अब यहाँ पे चलते हैं रिएक्शन को बैलेंस करने। बैलेंस कैसे करें ये लिखना नहीं, ऐसे लिख के दे दिया है। अब रिएक्शन को बैलेंस करना है। बैलेंस कैसे करें तो सबसे पहले देखेंगे धनायन, आगे वाला धनायन देखेंगे। यहाँ पे कैल्शियम एक है, यहाँ भी कैल्शियम एक है। यहाँ पे देखते हैं नाइट्रोजन एक है, या ऐसे कर दें NO3 एक बार और यहाँ पे NO3 दो बार। अब दो बार है तो इसको भी दो बार लिखना पड़ेगा, तो इसके आगे लिख देंगे दो बार हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन है 2 तिहाई 6 और 6 और यहाँ भी 2 है, 6 2 8 हो गया। यहाँ पे देखते हैं 3 दूना के 6 और यहाँ भी 2 होता तो 8 हो जाता, तो इसके आगे 2 लिख दिए, ऑक्सीजन 8। फिर देखें यहाँ पे 3 दूना के 6 ऑक्सीजन, 6 ऑक्सीजन, ऊपर जगह नहीं है, और यहाँ पे 6 2 8, ऑक्सीजन 8 हो गया। यहाँ पे 3 दूना के 6 ऑक्सीजन और 6 2 8, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। सबसे लास्ट में हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। अगर किसी भी अभिक्रिया को बैलेंस करने के लिए कहें तो ऑक्सीजन को हाइड्रोजन को सबसे लास्ट में देखेंगे, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के बाद हाइड्रोजन को देखेंगे। यानी अगर हाइड्रोजन को पहले बैलेंस करना चाहें तो रिएक्शन को जल्दी बैलेंस नहीं कर पाएंगे और बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं, हाइड्रोजन देखते हैं। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है और यहाँ भी 2 2 4 और यहाँ भी हाइड्रोजन 2 2 के 4। हाइड्रोजन देखिए अपने आप बैलेंस हो गया। संख्या अगर बहुत ही ज्यादा दिखाई दे रहा है, 10 20 30 40 की संख्या भी पहुंच जाए तभी आसानी से बैलेंस हो जाएगा। यानी कहने का मतलब यह है कि जब भी किसी अभिक्रिया को बैलेंस करना हो तो हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी सबको बैलेंस करना, लास्ट में हाइड्रोजन को बैलेंस कर दिया जाएगा। जैसे यह सोडियम एक बार है और यहाँ सोडियम 2 बार है, इधर भी 2 करना है तो इसके आगे 2 लिख देते हैं, इसके आगे लिख दिए 2। इसके बाद से सल्फर देखते हैं, सल्फर एक है, सल्फर एक है, ठीक। ऑक्सीजन देखते हैं, ऑक्सीजन इधर कितना है 4 और 4 2 6, यहाँ पे 4, इसको 2 कर देते हैं, 4 2 6, यहाँ ऑक्सीजन 2 हो गया, 4 2 6 ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। अब क्या कहें, अब क्या बचा है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यहाँ 2 हाइड्रोजन 2 2 2 4, यहाँ भी हाइड्रोजन 2 2 के 4, रिएक्शन बैलेंस हो गया। ऐसे इसको देखें सोडियम एक सोडियम एक, ऐसे Ag1 सबसे पहले आगे वाला देखेंगे धनायन, इसके बाद से ऋणायन में जाएंगे। नाइट्रोजन या NO3 को एक ही साथ देख लेते हैं, NO3 एक बार, NO3 एक बार, Cl1 रिएक्शन ये पहले से बैलेंस है। इसको देखें यहाँ पे दिया है बेरियम एक SO4, सल्फेट एक SO4 एक, अलग अलग देख सकते हैं, सल्फर एक, ऑक्सीजन 4, या एक ही बार बोल दिए तभी सही है। क्लोरीन 2, यहाँ भी क्लोरीन 2 होना चाहिए लेकिन आगे लिखेंगे। अब हाइड्रोजन देखते हैं, हाइड्रोजन 2, यहाँ भी हाइड्रोजन 2, यानी रिएक्शन बैलेंस हो गया। इस प्रकार से किसी भी रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। ऐसा रिएक्शन जिसको देख के बैलेंस कर दें इसे कहा जाता है हीट एंड ट्रायल विधि। हीट एंड
ट्रायल मेथड के द्वारा जो है ऐसे बैलेंस कर दिया जाता है देख करके। बैलेंस करने का तरीका और भी है, लेकिन हमें बस इतना ही समझना है, इससे ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। पेपर में अगर पूछता है तो ऐसे रिएक्शन दे के कहेगा कि समीकरण को संतुलित कीजिए, या दूसरे तरीके से दे देगा, लिख देगा, कहेगा हाइड्रोजन नाइट्रेट और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को मिलाने पर कैल्शियम नाइट्रेट और H2O प्राप्त होता है, समीकरण को लिखिए और संतुलित कीजिए। तो लिखना भी पड़ेगा और संतुलित भी करना पड़ेगा। इस प्रकार से प्रश्न बना सकता है। ऐसे ही प्रश्न नंबर 6 हो गया, 7 दिया हुआ है, उसमें रासायनिक अभिक्रिया को ऐसे लिखा है हिंदी में, लिख करके और कह रहा है कि उसको जो है अनुवाद कीजिए, उसको चेंज कीजिए और चेंज करने के बाद से संतुलित कीजिए। मतलब इसे अणुसूत्र लिखना होगा। ऐसे कोई अणु है तो अणुसूत्र बोल देंगे, उसका अणुसूत्र लिख करके और उसके बाद बैलेंस करना है। तो प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। प्रश्न 7 है, निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। इसमें सबसे पहला नंबर दिया है, ए नंबर दिया है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, इसको मिला करके बनाया गया है कैल्शियम कार्बोनेट, प्लस जल। ये रिएक्शन दिया हुआ है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं जो जो दिया हुआ है, और दूसरा है बी नंबर, जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट, तो हो जाएगा जिंक नाइट्रेट और उसके बाद से सिल्वर। दूसरा अभिक्रिया ये दिया है। इसके बाद से सी नंबर दिया है, एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड, बन गया एल्युमिनियम क्लोराइड। प्लस कॉपर। और चौथा नंबर दिया है बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट। बेरियम के साथ सल्फेट लिखेंगे, हो जाएगा बेरियम सल्फेट। पोटेशियम के साथ क्लोराइड लिखेंगे, पोटेशियम क्लोराइड। ये रिएक्शन दिया हुआ है, इसको बैलेंस करना है। कैसे बैलेंस करें? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो सबसे पहले पता होना चाहिए कैल्शियम कितना आयन बनाता है, हाइड्रोक्साइड कितना आयन बनाता है। तो इसको यहाँ पे लिखते रहें, लिख रहे हैं इसको। देखिए कैल्शियम जो है डबल प्लस बनाता है, हाइड्रोक्साइड सिंगल माइनस। तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसके ऊपर 2 प्लस है तो 2 इधर लिखेंगे, तो कोष्टक लगा के लिख देते हैं ट्वाइस। बैलेंस भी करना है तो एक काम करते हैं, इसको पहले ब्लैक वाले पेन से लिखते हैं। देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम के ऊपर 2 प्लस है, 2 इधर लिखेंगे और 1 इधर, तो 2 यहाँ पे लिख दिया, ट्वाइस हो गया। उसके बाद से कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र होता है CO2, और इसको बदलना किस में? कैल्शियम कार्बोनेट में। कैल्शियम Ca डबल प्लस बनाता है, अब कार्बोनेट बनाएगा CO3 डबल माइनस। 2 इसके नीचे 2 इसके नीचे, तो 2 से 2 कट जाएगा,
यानी CaCO3, इसके ऊपर भी 2 है, 2 इधर लिखेंगे, इसके ऊपर 2, 2 इधर लिखेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा CaCO3 और बचा है जल। जल को लिख दिए H2O, यहाँ पे लिख देते हैं जल, यानी रिएक्शन को लिख दिए। बैलेंस कैसे करें? यहाँ कैल्शियम एक दिखाई दे रहा है, यहाँ भी कैल्शियम है। कार्बोनेट, कार्बोनेट पहले कार्बन देखते, कार्बन एक है, यहाँ भी कार्बन एक। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, 2 2 4। ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है, 3 1 4, ठीक है। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है और यहाँ भी 2, यानी रिएक्शन तो बैलेंस है। अगला देखते हैं जिंक, अगला है जिंक। जिंक का सूत्र हो जाएगा Zn। और सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर को Ag लिखते हैं, Ag प्लस बनता है और नाइट्रेट बनाता है NO3 माइनस, एक इधर एक इधर, तो AgNO3 बचा, बन गया AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट। और क्या, सिल्वर नाइट्रेट। इसके बाद से जिंक नाइट्रेट बचा, जिंक डबल प्लस बनाता है, जिंक डबल प्लस, और नाइट्रेट अभी बताएं NO3 माइनस, नाइट्रेट में एक माइनस दिखाई देगा, इसका मतलब 2 इधर लिखना पड़ेगा, तो हो गया जिंक और नाइट्रेट को लिखेंगे NO3, इसके ऊपर 2 प्लस था तो 2 को लिख देते हैं यहाँ से नीचे, हो गया ZnNO3 ट्वाइस। और सिल्वर बार हो गया, सिल्वर Ag। ये सब अभिक्रियाएं आगे पढ़ने वाले हैं, अभी जो है बस इतना बता रहे हैं कि बैलेंस कैसे करना है। कई प्रकार की अभिक्रियाएं हैं, कैसे अभिक्रियाओं को लिखा जाता है, कौन किससे किसके साथ जुड़ सकता है, ये सब बातें आगे बताने वाले हैं। जैसे यहाँ पे सिल्वर कहाँ गया, एल्युमिनियम कॉपर क्लोराइड, एल्युमिनियम कितना आयन बनाता है, ट्रिपल प्लस बनाता है, तो यहाँ पे एल्युमिनियम है, सिर्फ एल्युमिनियम है, लिख दिया एल्युमिनियम। कॉपर क्लोराइड, कॉपर Cu डबल प्लस बनाता है, तो हो जाएगा Cu, 2 डबल प्लस इधर लिखेंगे तो 2 हो जाएगा, इसके ऊपर एक माइनस इधर एक लिखे चाहे ना लिखे। ऐसे एल्युमिनियम क्लोराइड, एल्युमिनियम और क्लोराइड, एल्युमिनियम के ऊपर 3 प्लस होता है तो 3 इधर लिख दिए, क्लोरीन के ऊपर एक माइनस होता है, एक इधर लिख दिए, प्लस कॉपर, कॉपर का सूत्र हो गया Cu। अब रिएक्शन को बैलेंस भी करना है, इधर एक Zn एक Zn, NO3 एक बार, NO3 2 बार, नीचे 2 है मतलब 2 बार, इसके आगे भी लिख दिए 2। अब यहाँ पे Ag 2 गुना हो गया, इसके भी आगे लिख दिए 2, Ag 2 हो गया, रिएक्शन बैलेंस हो गया। ऐसे यहाँ पे एल्युमिनियम है, इधर भी एल्युमिनियम दिखाई दे रहा है, कॉपर है, यहाँ भी एक कॉपर है, यहाँ पे क्लोरीन 2 बार है, यहाँ पे क्लोरीन 3 बार है, तो इसको कैसे बैलेंस करें, 2 वाले के आगे 3 लिख देते हैं और 3 वाले के आगे 2 लिख देते हैं, तो हो जाएगा 3 दूना के 6 और 2 तिहाई 6, क्लोरीन 6 हो गया। अब दिक्कत वाली बात यह है कि एल्युमिनियम भी दुगुना हो गया, एल्युमिनियम को दोगुना करने के लिए इसके आगे 2 लिख दिए, यहाँ भी एल्युमिनियम 2, यहाँ भी एल्युमिनियम 2 हो गया, यानी रिएक्शन ये भी बैलेंस हो गया। आगे लिखते हैं बेरियम क्लोराइड, ये है नीचे बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड, बेरियम के ऊपर डबल प्लस होता है, 2 इधर लिख देंगे, इसके ऊपर एक माइनस होता है, इधर एक लिखे चाहे न लिखें। उसके बाद से पोटेशियम के सल्फेट SO4, पोटेशियम के ऊपर एक प्लस होता है, इधर एक लिखना है, एक लिखे चाहे न लिखें। SO4 के ऊपर 2 माइनस होता है, 2 इधर लिखेंगे तो यहाँ पे 2 दिखाई देगा। आगे दिया हुआ है बेरियम सल्फेट, बेरियम BaSO4, बेरियम के ऊपर 2 प्लस दिखाई देता है, इधर 2 लिखेंगे, सल्फेट के ऊपर 2 माइनस दिखाई देता है, 2 इधर लिखेंगे, 2 से 2 कट गया, बचा BaSO4। फिर आगे दिया है पोटेशियम क्लोराइड KCl, पोटेशियम के ऊपर एक प्लस होता है, एक इधर, Cl के ऊपर एक माइनस होता है, एक इधर, यानी दोनों के नीचे एक है, एक लिखे चाहे न लिखें। अब रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, यहाँ पे बेरियम एक है, बेरियम एक, पोटेशियम 2 है, यहाँ भी पोटेशियम को 2 करने के लिए आगे 2 लिख दिए। फिर ध्यान दें, जो भी रिएक्शन को बैलेंस करना होगा, सबसे पहले धनायन को देखना आगे वाला, उसके बाद से जो बचेगा उसको देखना। यहाँ पे Ba देखे, Ba एक बार, K 2 बार, यहाँ पे K 2 बार कर दिए, SO4 यहाँ पे एक बार, SO4 एक बार, ठीक। क्लोरीन यहाँ पे 2 बार और यहाँ भी क्लोरीन हो गया 2 बार। इस प्रकार से रिएक्शन बैलेंस हो गया। तो आसानी से रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। इस विधि का नाम है हीट एंड ट्रायल विधि, यानी ऐसे बिल्कुल आसान तरीके से रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं।
आगे दिया हुआ है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं? जिस अभिक्रिया को करने के लिए या करवाने के लिए ऊष्मा लगाना पड़े उसे कहते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया, और जिस अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा बाहर निकले उसे कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो चलिए सबसे पहले हेडिंग लिखते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसको नोट कर सकते हैं। सबसे पहला हेडिंग लिखते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं? ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें उत्पाद के रूप में ऊष्मा भी बाहर निकले उसे कहेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो परिभाषा लिखते हैं, जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे में लिख सकते हैं, सभी दहन अभिक्रियाएं ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं हैं। जितनी भी अभिक्रियाएं हैं जो दहन होता है, किसी चीज को जलाते हैं, वो जलता है, जलने के बाद से उसमें से ऊष्मा बाहर निकलता है। हर एक चीज जो जलने वाली है, जलने के बाद से ऊष्मा को बाहर निकालती है, मतलब ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं हैं। जैसे CH4 मीथेन को अगर जलाते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो CO2 बाहर निकलता है, H2O और ऊष्मा। इसको जलाने से ऊष्मा बाहर निकल रहा है, इसका मतलब ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। इधर दिखाई भी दे रहा है, अगर हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में मीथेन को जलाते हैं, ये मीथेन गैस, मीथेन, तो ये CO2 में कार्बन डाइऑक्साइड में बदला, H2O में बदला, अब प्लस ऊष्मा में भी बदला। ऊष्मा का मतलब उसमें से ऊष्मा बाहर निकला, तो ये अभिकारक है और ये उत्पाद है। उत्पाद के रूप में ऊष्मा बाहर निकला, इसका मतलब ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। यहाँ पे मीथेन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाए तो ये अभिकारक हो गया, ये है अभिकारक, और अभिक्रिया होने के बाद से ये उत्पाद में बदला, तो उत्पाद के रूप में CO2 बना प्लस H2O बना प्लस ऊष्मा बना, मतलब उत्पाद के रूप में ऊष्मा बाहर निकला, इसको कहेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इसको ऐसे भी लिख सकते थे, CH4 प्लस O2 माइनस ऊष्मा। माइनस लिखते हैं, इसका मतलब इसमें से माइनस हुआ है, निकला है बाहर। अगर यहीं पे प्लस लिख देते हैं, इसका मतलब ऊष्मा दिए हैं, यानी देख के दिखाई दे रहा है। अगर इसको इधर लाएं तो जो प्लस दिखाई दे रहा है माइनस में बदल जाएगा, तो लिख सकते हैं CH4 प्लस O2 माइनस ऊष्मा, इसको बदल दिए CO2 प्लस H2O, दोनों रिएक्शन एक ही है। ये अभिकारक, अभिकारक में से माइनस ऊष्मा का मतलब ऊष्मा बाहर निकला। अगर इसी ऊष्मा को इधर लिखना होगा तो प्लस प्लस करके लिखते चले जाएंगे, प्लस का मतलब ये बना प्लस ये बना प्लस ये भी बना, ऐसे ध्यान रख सकते हैं। इधर उधर लिखा दिखाई दे सकता है, ऊष्मा इधर लिख दिया है, माइनस ग्रुप पे लिख दिया, मतलब ऊष्मा बाहर निकला है। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें से ऊष्मा बाहर निकले उसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। और भी एग्जाम्पल लिख रहे हैं, ऊष्मा के स्थान पे हम ऊर्जा लिख देते हैं, तो इससे बढ़िया रहेगा ऊर्जा लिख देते हैं, ऊर्जा। ऊष्मा लिखे चाहे ऊर्जा लिखे, बात तो एक ही है, ऊष्मा भी एक प्रकार की ऊर्जा है। यह है ग्लूकोज।
ये ग्लूकोज ऑक्सीजन से संयोग किया, ऑक्सीजन से अभिक्रिया किया, ऑक्सीजन से जुड़ा और ये CO2 में, H2O में और ऊर्जा में बदल गया। इसका मतलब ये भी श्वसन भी एक प्रकार की ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। इसमें ऑक्सीजन जुड़ा, इसका मतलब इसका ऑक्सीकरण हो गया, इसका हुआ ऑक्सीकरण, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हो गया, ऑक्सीडेशन। अगर किसी भी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ता है, इसका मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाएगा, ऑक्सीजन का निकलना अपचयन कहलाएगा। ये आगे पढ़ने वाले हैं, इसी सिलेबस में आगे दिया हुआ है अनेक प्रकार की अभिक्रियाओं के बारे में, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बस इतना समझेंगे कि ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण हो गया, यानी ग्लूकोज का हुआ ऑक्सीकरण, तो ये CO2 में बदला, H2O में बदला और ऊर्जा में बदल गया। तो यह भी एक प्रकार का ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया हुई। अगला है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ये था ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। और ऊष्माशोषी का मतलब अभिक्रिया करवाने के लिए ऊष्मा देना पड़े, या तो ऊष्मा निकल रहा है, अब ऊष्मा लगाना पड़ेगा। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं इसी में परिवर्तित कर देते हैं। ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं, इसको कहेंगे इंडोथर्मिक, इंडोथर्मिक रिएक्शन। जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ ऊष्मा भी अवशोषित होती है, यहाँ पे लिख देते हैं अवशोषित, अवशोषित। जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ ऊष्मा भी अवशोषित होती है, उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं, उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे लिख देते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म करते हैं, जब इसको ऊष्मा देते हैं, ये टूट जाता है कैल्शियम ऑक्साइड में और CO2 बाहर निकल जाता है, क्योंकि इसी से ये बना था। जैसे चूना का सूत्र होता है CaO, और इसमें जब मिला देते हैं HOH पानी, तो HOH को मिलाने के बाद से बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। OH एक बार, OH एक बार, दो बार, तो कैल्शियम हो गया एक बार और OH दो बार लिख दिए, बन गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इसे कहते हैं चूना, यानी सूखा चूना। ये चूना का सूत्र, सूखे हुए चूना इसको बोल सकते हैं, ठीक है। और इसे कह सकते हैं बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना हो गया। यानी ये चूना जो है, जब चूना में पानी मिलाते हैं तो उसमें से टेम्परेचर बाहर निकल जाता है, तो बच जाता है बुझा हुआ, यानी कह सकते हैं कि उसमें का टेम्परेचर बाहर निकल गया, मतलब बुझ गया, तब इसे कहते हैं बुझा हुआ चूना। और इसी को जब दीवार पे पोत देते हैं तो CO2 गैस से अभिक्रिया करता है, किससे? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करता है और बन जाता है कैल्शियम कार्बोनेट में, और इसमें से H2O बाहर निकल जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट में बदल गया। इसका मतलब कैल्शियम कार्बोनेट जो है उसको जब गर्म करेंगे तो वह चूना में बदल जाता है और CO2 में बदल जाता है। ये रिएक्शन आगे बताने वाले हैं, इसको अभी याद रखने की जरूरत नहीं है। इसको जब गर्म करते हैं तो इसमें से CO2 बाहर निकल जाता है, तो बचा क्या? कार्बन बाहर निकला, दो ऑक्सीजन बाहर निकला, एक ऑक्सीजन बच गया, तो CaO बचा, और इसी को कहते हैं चूना का सूत्र हो गया। तो इसमें ये बता रहे हैं कि जब भी हम ऊष्मा लगाएं, जब भी ऊष्मा लगाना पड़े, ऐसे अभिक्रियाओं को ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि ऊष्मा लेकर के उसके बाद से उत्पाद में बदला है। जैसे नाइट्रोजन को और ऑक्सीजन को, दोनों को ऊष्मा दे करके अभिक्रिया करवाएं, ये बन जाता है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड में। नाइट्रोजन ऑक्सीजन को आपस में अभिक्रिया करवाए तो ऊष्मा लगाना पड़ता है, तो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड में बदला, तो यह भी एक प्रकार का ऊष्माशोषी अभिक्रिया हो गया। यह भी है ऊष्माशोषी अभिक्रिया, इसे कहेंगे ऊष्माशोषी अभिक्रिया। रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, यहाँ कैल्शियम है, कार्बन एक, ऑक्सीजन 2 1 3 ऑक्सीजन 3, रिएक्शन बैलेंस है। नाइट्रोजन 2 ऑक्सीजन 2, इसके आगे 2 लिख देते हैं, नाइट्रोजन भी 2 हो गया, ऑक्सीजन भी 2 हो गया। ये ऊष्माशोषी अभिक्रिया। 2 प्रकार की अभिक्रियाएं देखें, शायद इसके पहले जो अभिक्रिया लिखे थे बैलेंस नहीं किए थे, उसको बैलेंस कर लेना। तो आज के लिए इतना ही। जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।